हेलो स्टूडेंट्स। एट्थ से प्रमोट होकर क्लास नाइन्थ में आप आ गए हो। तो नाइन्थ में केमिस्ट्री का आपका फर्स्ट चैप्टर और मैटर इन आवर सराउंडिंग मैं यहां से स्टार्ट कर देता हूं। एक बार नाइन्थ और टेंथ का सारा सिलेबस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का मेरे चैनल पे कंप्लीट हो जाए, देन एक और चैनल क्लास एट्थ के लिए भी मैथ्स और साइंस का जरूर फ्लोट करूंगा, मैं वो भी आपको दूंगा मैं। बट फॉर द टाइमिंग आपका नाइन्थ में वेलकम। और कुछ वीडियोस में मैथ्स का और फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ सिलेबस मेरे चैनल पे कवर्ड है और बाकी आपका सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे इसमें सारा कवर हो जाएगा। तो देखिए, मैटर इन अवर सराउंडिंग को स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको एक एल्डरली रादर फादरली एडवाइस दूंगा वो ये है कि आप फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, आप सबसे पहले उसके अंदर जो टर्म्स इन्वॉल्व आती है ना, आप उनमें एक एक टर्म का मीनिंग थॉरली क्लियर समझ के चलो, सो दैट आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी वैसी हो कि आप साइंटिफिक लैंग्वेज में आंसर दे सकें। बहुत बार मैंने ये देखा है स्टूडेंट्स आंसर करते हैं बट दे यूज देयर ओन लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज। तो साइंस की साइंटिफिक लैंग्वेज होती है, उसके अंदर हर टर्म का स्पेसिफिक मीनिंग है। ऐसा नहीं कि आप एटम की जगह एलिमेंट लिख दो, एलिमेंट की जगह कंपाउंड लिख दो, कंपाउंड की जगह सब्सटेंस लिख दो। नो, हर जगह उसका स्पेसिफिक मीनिंग है। तो मैंने पहली वीडियो में आपको सिर्फ इस चैप्टर में एंड सब्सिक्वेंट भी एक दो टर्म्स हैं जो यूज होंगी, उनका मीनिंग थॉरली क्लियर कर दूं, आप उसे समझ लें। एक रजिस्टर और पेन जरूर लेके बैठे, मेरी वीडियो जब भी वॉच करो एक रजिस्टर पेन लेके बैठो और साथ साथ नोट्स प्रिपेयर कर लो। और सब्सिक्वेंट वीडियोस के साथ जब इन्हें अटैच करोगे तो आपको अदर देन माय वीडियोस कोई और एक्सटर्नल हेल्प की नीड नहीं होगी। आपका एनुअल तक का सिलेबस विद डीप रूटेड कॉन्सेप्ट आपको मैं कवर करके दे दूंगा। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूछ सकते हैं व्हाट इज मैटर। बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। जैसे सपोज ये मोबाइल है जो रिकॉर्ड कर रहा है, ये पेन है जो लिख रहा है, ये बोर्ड जहां पर मैं लिख रहा हूं, ये सारा मैटर है। बुक ये मैटर है बिकॉज इट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड इट हैज मास। तो याद रखना, ऐसे के ऐसे ही लिखनी है डेफिनेशन, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। अब इसमें एक टर्म यूज हो गई मास। तो थ्रू आउट हम ये वर्ड यूज करते हैं, मास क्या है, वेट क्या है, डेंसिटी क्या है और रिलेटिव डेंसिटी क्या है। बट सबसे पहले स्टार्ट होता है मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, डेंसिटी क्या है। तो देखिए, इसके अंदर एक टर्म मैंने आपको बता दी, मैटर क्या है, क्लियर कर दिया। देन मैं साथ साथ ये बता दूं मास वाला भी। मास की डेफिनेशन है, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। और अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर है तो ये कहीं कहीं चेंज नहीं होता। बट वेट की डेफिनेशन ये नहीं है। वेट इज द फोर्स विद विच बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ या प्लेनेट जहां आप खड़े हो। तो याद रखना, मास तो m से रिप्रेजेंट होगा और वेट W इज इक्वल टू एम जी से रिप्रेजेंट होगा। और इसके अंदर g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। घबराना मत, अभी ग्रेविटेशन का चैप्टर आएगा तो बहुत डिटेल में बता दूंगा। बट वेट में प्लेनेट ऑब्जेक्ट को कितनी फोर्स से खींच रहा है इसका भी कंट्रीब्यूशन है, जबकि मास में इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगेन, मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी और वेट इज द फोर्स विद विच इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो दोनों में डिफरेंस है। आपको ये सुन के भी वो लगेगा कि ऐसा होता है कि लेट अस से आपका 60 किलोग्राम मास है अर्थ पे, तो आप चाहे जुपिटर पे चले जाओ या सैटर्न पे चले जाओ या मरकरी वीनस पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो मास अगर 60 किलोग्राम है तो 60 किलोग्राम ही रहेगा। बट वेट, जो वे है ना आपका, वेट अलग अलग जगह जाके अलग अलग हो जाएगा। मून पे आपका अलग होगा, जुपिटर पे अलग होगा, वीनस पे अलग होगा। तो क्योंकि वेट इसलिए अलग अलग है, उन प्लेनेट का साइज अलग है, उनका रेडियस अलग है, उनका मास अलग है। एक फार्मूला ग्रेविटेशन में बताऊंगा जो डिटरमिन करता है कि वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, अर्थ से ज्यादा है, अर्थ से कम है। तो वो सारा
घबराना मत, ग्रेविटेशन के चैप्टर का पार्ट है, बट जब उसे कवर करेंगे तो डिटेल से बताएंगे। अभी सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बता रहा हूं, क्योंकि एक टर्म मास और वेट भी बार बार यूज होती है, तो मास और वेट आपको मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात, देन एक आता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो अगर सपोज एक मैटर है, उसके अंदर लेटेस्ट से 1 करोड़ पार्टिकल्स है, तो 1 करोड़ पार्टिकल्स में आपस में कितनी डिस्टेंस है? इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस या पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। और सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे कम होती है, क्योंकि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाती है, वो विद इन उतनी ही वॉल्यूम चलने के लिए, घूमने के लिए फ्री हैं, बट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस गैसेस में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। तो दूसरा भी क्लियर हो जाएगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? फोर्स बाय विच पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर बाउंड टुगेदर, इट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में मैक्सिमम है, लिक्विड में मॉडरेट है, और गैसियस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम है। इसलिए पार्टिकल्स दूर दूर हैं, उन पार्टिकल्स का इंटरमॉलिक्यूलर गैस का बता रहा हूं, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ज्यादा है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लीस्ट है। तो ये 2 टर्म और कवर कर दी मैंने। नेक्स्ट आता है डिफ्यूजन। तो डेफिनेशन ये है इसकी, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन गैसेस का भी होता है, डिफ्यूजन लिक्विड्स का भी होता है, और डिफ्यूजन सॉलिड का भी होता है। सबसे पहले एग्जांपल दूं आपको, सपोज अगर आप एक कोई अगरबत्ती लेटेस्ट से या कोई परफ्यूम रूम के कॉर्नर में स्प्रे करें, तो सेकंड कॉर्नर तक, अपोजिट कॉर्नर तक भी उसकी स्मेल, फ्रेग्रेंस आ जाती है। तो ये पार्टिकल्स डिफ्यूज हुए हैं, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ particles of that substance has mixed with particles of air, और वो फ्रेग्रेंस हमारे पास यहां तक पहुंच गई। लाइकवाइज अगर आप एक इंक की ड्रॉप एक बीकर में वाटर रख के ऐड करें, तो सारे बीकर में ब्लू कलर की इंक स्प्रेड हो जाएगी। तो वी कैन से पार्टिकल्स ऑफ इंक हैज डिफ्यूज्ड इनटू पार्टिकल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से आपको लगेगा गैसेस का नहीं, सॉलिड का नहीं होता। यस, सॉलिड का भी डिफ्यूजन होता है, बट बड़ा कम है। कैसे? अगर आप एक सपोज ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखो, और चौक से लिखा हुआ लेटर से 1 मंथ तक कोई से इरेज ना करे, लिखा रहे चौक से, तो आप जब 1 मंथ के बाद इरेज करोगे ना, तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इरेज करने के लिए, एज कंपेयर टू आप सेम डे इरेज कर देते, या आपने 1 मंथ के बाद किया तो आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स भी, यानी चौक के पार्टिकल्स भी बोर्ड के होल्स में डिफ्यूज कर गए। तो डिफ्यूजन सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है, गैसेस में भी है। और सपोज सॉलिड आपने लेट से पोटेशियम परमैंगनेट है, आपने वाटर ऐड कर दिया, वाटर में ऐड कर दिया, तो उसका भी डिफ्यूजन है। डेफिनेशन सिर्फ ये लिखनी है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया। अब ये डेंसिटी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले मैं लिख दूं सो दैट बिल्कुल कंफ्यूजन खत्म हो जाए। डेंसिटी मैं लिख रहा हूं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। याद रखना, थ्रू आउट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में यूज होती रहती है टर्म्स, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास तो मैंने बता दिया, तो व्हाट इज वॉल्यूम? तो वॉल्यूम इज अ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी। तो आप कहोगे वॉल्यूम जितनी उतनी तो डेंसिटी होगी, ये बिल्कुल गलत है। वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द बॉडी, तो डेंसिटी तो अलग होगी। जैसे आपको एग्जांपल दूं, सपोज आपने एक क्रिकेट की बॉल, जो कि सॉलिड है, क्रिकेट की बॉल, और उतने ही साइज की लेट अस से टेनिस की बॉल आपने बना ली। एक टेनिस की बॉल है, क्रिकेट की बॉल है, और दोनों सेम साइज की हैं। तो क्या दोनों की सेम है? वॉल्यूम सेम है, बिकॉज दे आर ऑक्यूपाइंग सेम स्पेस। दोनों का मैं कह रहा हूं साइज सेम है, दे आर ऑक्यूपाइंग सेम स्पेस, तो वॉल्यूम तो सेम है।
बट अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें ज्यादा है इसमें कम है तो फिर न्यूमरेटर में फर्क पड़ जाएगा ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रिकेट बॉल में ज्यादा है, ये सेम है, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा उसके साथ डेंसिटी बड़ी हो जाएगी। तो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। दो सब्सटेंस लिए, दो ऑब्जेक्ट्स लिए, दोनों का स्पेस ऑक्यूपाइड सेम है, वॉल्यूम सेम है, बट क्योंकि मास अलग अलग है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स काउंटिंग में अलग अलग हैं, तो इसका मतलब उनकी डेंसिटी भी अलग अलग है। तो याद रखना डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका ऐसा यूनिट भी याद रख लें किलोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि मास होगा किलोग्राम में और वॉल्यूम होगी मीटर क्यूब में। या छोटा यूनिट भी है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी के यूनिट्स हैं, जरूर याद कर लेना। और रिलेटिव डेंसिटी बाद में बताऊंगा जब ग्रेविटेशन का चैप्टर आएगा। तो नेक्स्ट टर्म काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इसका एक एक्सप्रेशन है, रादर बाद में एक पूरा चैप्टर आएगा एनर्जी वाले में जिसमें फार्मूले का डेरिवेशन भी है, और मैंने अपने चैनल पे उसके शॉर्ट्स भी कुछ अपलोड किए हुए हैं, आप उनको देख लेना। दैट इज कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी है, चाहे वो आंट मूव करे, चाहे वो मैन, चाहे वो हॉर्स, चाहे वो एरोप्लेन, एनी सब्सटेंस, एनी बॉडी विच मूव्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। इतना ही याद कर लो। इसका भी बाद में एक एक्सप्रेशन आएगा के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, बट वो उस चैप्टर में कवर करेंगे जब फिजिक्स का वो चैप्टर आएगा। बट अभी मान लो ये पूछ ले व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ मैटर। इसके ऊपर एक मैंने सेपरेट वीडियो पहले दे रखी है। ऑब्वियस स्टेट ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस कहोगे, बट उसमें बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है, प्लाज्मा भी है जिसे बोलते हैं। तो उनको अगर ज्यादा डिटेल में ना जाए तो एक वीडियो में सॉलिड, लिक्विड, गैस की सारी कैरेक्टरिस्टिक के डिफरेंसेस, ऑलमोस्ट 10 और 11 डिफरेंसेस हैं, वो सारे मैंने एक ही वीडियो में कवर करके दे रखे हैं स्टेट ऑफ मैटर वाले में। तो ऑब्वियस स्टेट ऑफ मैटर फिजिकल स्टेट में आपके सॉलिड, लिक्विड और गैस को ही डिस्कस करना है, बाकी दो को फॉर द टाइमिंग छोड़ सकते हो आप। अब नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जिनको समझना बहुत जरूरी है। देखिए आप पहले नॉर्मली समझो कि इफेक्ट ऑफ हीट क्या होता है। इफेक्ट ऑफ हीट इज राइज इन टेम्परेचर। आप किसी भी लेटे से रॉड है, आप इस हीट करना शुरू कर दो तो टेम्परेचर पहले रूम टेम्परेचर 30 है, फिर 35 हो जाएगा, फिर 40 हो जाएगा, फिर 50 हो जाएगा। यू कीप ऑन हीटिंग इट तो उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। तो दैट इज, ये तो होता है। बट एक या दो केस आपके ये ऐसे हैं जब हीट सप्लाई करते हैं बट टेम्परेचर नहीं बढ़ता, तो वो हीट हम कहते हैं छुप गई। इट इज अ लेटेंट हीट। तो व्हाट इज लेटेंट हीट? जो हीट नजर ना आए, यानी जो हीट टेम्परेचर राइज में रिफ्लेक्ट ना हो, दैट इज लेटेंट हीट। तो इसके लिए छोटी सी एक्टिविटी बता देता हूं आपको, फिर ये दोनों टर्म्स क्लियर हो जाएंगी। आप एक बीकर लें, बीकर में आइस के कुछ पीसेस डाल दें और उसमें थर्मामीटर सस्पेंड कर दें। इट विल रीड 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। अब आप इसे एक बर्नर से स्लोली हीट करना स्टार्ट करें, बीकर को स्लोली हीट करें। जब स्लोली हीट करोगे तो आइस विल स्टार्ट मेल्टिंग। बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नोट कि आप हीट सप्लाई कर रहे हो बट टेम्परेचर तो 0 का 0 पे ही है, अनटिल एक लास्ट पीस ऑफ आइस भी बच गया, तब तक टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता। तो ये हीट कहां गई? ये हीट छुप गई। तो हीट कहां काम आई? ये हीट काम आई फिजिकल स्टेट चेंज करने में। तो इट इज लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? वो हीट जो फ्यूज यानी मेल्ट, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आएगी। सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के काम आएगी, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ऐसा ही केस है कि अगर सपोज वाटर बॉईल करें 100 डिग्री पे, उसे और हीट करो, टेम्परेचर 100 ही रहेगा बट स्टीम बननी शुरू हो जाएगी। तो वो हीट कहां जा रही है? फिजिकल स्टेट चेंज कर रही है फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस। तो वो हीट जो फिजिकल स्टेट
लिक्विड से गैशियस में कन्वर्ट करने के काम आए, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बट अब डेफिनेशन क्या लिखोगे, मैं एक बता देता हूं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड विदाउट राइज इन टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट है, विदाउट राइज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और वेपोराइजेशन में ये होगा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स विदाउट राइज इन टेम्परेचर कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। थॉरली लर्न कर लेना, और जैसे मैं प्रोनाउंस कर रहा हूं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप भी बार बार लिखोगे, बोलोगे, तो ऐसे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सब्लिमेशन। देखें, नॉर्मली सॉलिड को हीट करें तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करें तो गैसेस में कन्वर्ट होता है। बट एक ऐसा प्रोसेस भी है कुछ सब्सटेंस में जो हीट रिसीव करके डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, दैट इज चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट, सॉलिड टू वेपर स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जैसे कैम्फर है ना, कैम्फर बॉल्स जो होती हैं या ये नेफ्थलीन बॉल्स जो होती हैं, ये डायरेक्टली सबलाइम करती हैं, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती, डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन है चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर्स एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट। याद रखना, एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट, इसमें लिखना बहुत जरूरी है। जैसे सपोज आप लेट से पॉन्ड से, रिवर से या कहीं भी अगर वाटर स्प्रिंकल्ड है तो वाटर अपने आप वहां से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है, या हमारे वेट क्लॉथ ड्राई हो जाते हैं तो इट इज इवेपोरेशन। हमने उसको कोई 100 डिग्री तक हीट नहीं किया, तो एट अ टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट अगर फिजिकल स्टेट लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट हो जाए तो इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। बट वेपोराइजेशन में सिर्फ एक वर्ड चेंज करना है, नथिंग एल्स। चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस एट अ टेम्परेचर इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। यानी आप पानी को डेलिबरेटली हीट कर रहे हो, उसे 100 तक पहुंचा रहे हो, फिर वेपर्स बन रहे हैं, तो ये इवेपोरेशन नहीं है, ये वेपोराइजेशन है। इवेपोरेशन अपने आप होता है, और इसके और डिफरेंसेस बाद में बताता हूं। नेक्स्ट है फ्यूजन, तो मैंने लिख भी दिया मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन और मेल्टिंग, सिंपल। नेक्स्ट है कंडेंसेशन, कंडेंस करना। कंडेंस करना मींस उल्टा, तो चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट फ्रॉम वेपर स्टेट टू लिक्विड स्टेट, वेपर टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। सबसे सिंपल एग्जांपल जो आप डे टू डे एक्टिविटी में कर भी सकते हो, देख भी सकते हो। आप एक स्टील का ग्लास ले लें, स्टील के ग्लास में क्रश्ड आइस डाल दें या बहुत ठंडा चिल्ड पानी डाल दें, तो स्टील के ग्लास बाहर से गीला हो जाता है। ये बाहर से जो वेट हो गया ना, तो ये स्टील में से तो पास होके आया नहीं, अंदर से तो पानी बाहर आया नहीं, तो कहां से आया ये? तो हम ये कहेंगे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर था, जो वाटर वेपर्स थे, वो ठंडे सरफेस पे टच करके कंडेंस हो गए। कंडेंस मींस उन्होंने अपनी फिजिकल स्टेट वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट कर ली, तो इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट है फ्लूइड, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। एनी सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो इटसेल्फ इज कॉल्ड फ्लूइड। तो ऑब्वियस है सारे गैसेस, सारे लिक्विड्स फ्लूइड्स हैं, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो। और लास्ट में इसमें आता है फिर प्योर सब्सटेंस। इसकी बहुत डिटेल तो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। कोई भी एक सब्सटेंस जिसमें सिर्फ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स हो, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, तो दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। और सारे एलिमेंट्स और सारे कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस हैं। याद रखना, एलिमेंट्स का सिंबल होता है, कंपाउंड का फॉर्मूला होता है, अदर देन दैट कोई प्योर सब्सटेंस नहीं होता। तो आई थिंक इस चैप्टर में या सब्सिक्वेंट में भी जितनी टर्म्स आनी है आपको मैंने थॉरली क्लियर कर दी हैं। आप इन्हें लर्न कर लें, याद कर लें जैसे मैंने प्रोनाउंस किया। तो आप ट्राई करो, अगर मेरे साथ पैरेलल चलोगे तो आपको ईयर एंड तक
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में मास्टरी प्रिपेयर लेवल तक की प्रिपरेशन करवा दूंगा, प्रोवाइडेड आप सारी वीडियोस को देखते रहे, नोट्स प्रिपेयर करते रहे। और खाली वीडियो देखने से, मैं ये नहीं कह रहा मेरी किसी भी एकेडमिक चैनल की वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। वीडियोस देखने के बाद जब तक आप उससे रिवीजन नहीं करते, सेल्फ रिवीजन नहीं करते, लिख के नहीं देखते, तब तक आप सक्सीड नहीं कर सकते। और मेरे चैनल पे सिर्फ कंटेंट है, मैं ऐसी कोई वीडियोस नहीं बनाता, ना बनाऊंगा कि मैथ्स का पेपर लीक हो गया, साइंस का पेपर लीक हो गया, या सिर्फ इसी बात पे एम्फेसाइज की कौन सी बुक पढ़े कौन सी ना पढ़े। तो मैंने डिफरेंट शॉर्ट्स में, डिफरेंट वीडियोस में सिर्फ कंटेंट सर्व किया है अपने स्टूडेंट्स को, और आप इसका, मेरे एक्सपीरियंस का पूरा एडवांटेज लें। और जो भी आपको डाउट्स आते हैं, अगर कुछ और कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कह दो। और अगर वीडियो अच्छी लगे या कॉन्सेप्ट वाइज समझ आया हो तो जरूर एक अच्छा सा बड़ा सा लाइक दे दो। अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियोस जरूर शेयर कर लो, और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपको पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 9th 10th की मेरे चैनल पे अवेलेबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।